बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। और फ़िज़िक्स सेकंड ईयर में जो हमारा चैप्टर नंबर 16 से ऑनवर्ड अगर हम इसके अंदर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें चैप्टर 14 और चैप्टर 15 था, तो अभी चैप्टर नंबर 15 जो है वो कोशिश करेंगे फ़िज़िकल क्लासेस में वो कंप्लीट हो जाए। और चैप्टर नंबर 16 क्योंकि सबका कॉमन चैप्टर बन रहा था, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट इसके अंदर से बनना है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आने हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसमें एक चैप्टर 16 से बनेगा, दूसरा उसका कम्बिनेशन होगा चैप्टर 18 में से। और इससे पहले हमने चैप्टर 14 तक और कुछ क्लासेस के अंदर चैप्टर 15 तक भी कंप्लीट हो चुका है। और जिनका ये रिमेनिंग पोर्शन रह गया है वो फिर हम इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है और कुछ बेसिक चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 16 जैसा कि आपने बुक से भी पढ़ लिया होगा, बुक में भी देख लिया होगा, चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो जो टॉपिक या जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की शक्ल में आपको बता दिए और कुछ पॉइंट जो हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं। ये हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर रिपीट होते हैं। ठीक है, यानी कि 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 6 टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे आपके स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए सारे इधर मैंने लिखे हैं। और इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे टर्म्स को हमने डिस्कस करना है इसके अंदर और 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते जाएंगे और इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर समझने के बाद आपको चैप्टर नंबर 18 के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना और करंट का फ्लो और सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़नी है। चैप्टर है जी 16 अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में तो हम पहले बाद में देखेंगे क्या होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, इससे रिलेटेड टर्म्स क्या होंगी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए होगी, वो चीज़ हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। इससे पहले जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसके अंदर आपने डीसी करंट के बारे में पढ़ा होगा जो बैटरी के जरिए से प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट के लिए सर्किट कैसा डिजाइन किया जाएगा, कौन कौन से सर्किट हमारे पास या सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज करेंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ रेजिस्टर। अगर हम एसी जो है वो रेजिस्टर को प्रोवाइड करते हैं तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है। इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर उसके अंदर कैसे काम करेगा। हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, तो उसके अंदर डायरेक्ट करंट प्रोवाइड किया था उसे, तो उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हमने डिस्कस की थी। तो इसके अंदर अब हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस करना है कि कैपेसिटर उस वक्त कैसे वर्क करेगा। तीसरा पॉइंट है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ इंडक्टर। बेसिकली इंडक्टर के बारे में चैप्टर नंबर 15 के अंदर बताया जाता है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इंडक्टर बेसिकली एक कॉइल है। अगर आपने एक सिलेंडर के ऊपर एक वायर को वाउंड कर दिया और वायर के दोनों एंड आपने किसी सोर्स के अटैच कर दिए तो वो आपके पास एक कॉइल बनेगी। और कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट के जरिए से डिस्कस करें तो वो इंडक्टर कहलाता है। यानी कि कॉइल के अंदर वाला ऐसा जो होगा होलो होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और सारे इफेक्ट उसके अंदर मौजूद होंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंपीडेंस क्या होती है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट कंसेप्ट है जो कि इसका फार्मूला भी हमने ड्राइव करना है। आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर आर का मतलब है रेजिस्टेंस और सी का मतलब है कैपेसिटर। उसके अंदर आर और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हमें जोड़ना है। उसके बाद एक ऐसा सर्किट आएगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस और इंडक्टर को जोड़ना है हमने। एल जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टेंस को। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए आर यूज करेंगे, कैपेसिटर के लिए सी यूज करेंगे और इंडक्टर के लिए एल यूज कर देंगे। चैप्टर नंबर 15 के अंदर ये बात भी बताई जाती है और इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे भी। और इनको जोड़ना कैसे है, सीरीज सर्किट के अंदर। उसके बाद अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो पावर कितनी जनरेट होगी उसका फार्मूला हम ड्राइव करेंगे और वो न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज किया जाएगा। सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट होगा जिसके अंदर हमने
ये रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है। इस तरह का रेजोनेंस का कंसेप्ट आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन वो मैकेनिकल रेजोनेंस है। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो सीरीज में और पैरेलल में इतना खास फर्क नहीं होगा, आपने सिर्फ एक को अच्छे तरीके से समझ लेना, दूसरा ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड है। इसी तरह 3 फेज एसी सप्लाई, ठीक है, तो ये भी एक शॉर्ट कंसेप्ट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जिसे हम EM वेव्स कहते हैं, यानी कि दो तरह की वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिनको मूव करवाने के लिए मीडियम की जरूरत पेश आए उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, और ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेट करवाने के लिए मीडियम की जरूरत पेश ना आए तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और हमारे मोबाइल फोन के अंदर या वाईफाई सिग्नल्स के अंदर जो भी वेव्स यूज होती हैं उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे जनरेट होती हैं, उसको ट्रांसमिट कैसे करवाया जा सकता है, रिसीव कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जी अब हम जरा थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि करंट क्या चीज है। करंट के बारे में आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर हमने करंट की जो मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी कि करंट 2 तरह के हो सकते हैं। उस वक्त हमने ये पढ़ा था कि करंट एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है और दूसरा कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले आने वाले साइंटिस्ट ये ख्याल करते थे कि करंट जो है वो हमेशा एक ही तरफ फ्लो कर सकता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है वो सिर्फ एक तरफ हो सकती है, ठीक है। लेकिन बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव किया और बताया कि चार्ज पार्टिकल दोनों डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिवर्स में भी मूव करेंगे। तो अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करवाएंगे तो ये कन्वेंशनल करंट होगा। इससे पहले जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं उसके अंदर हमने जो भी करंट यूज किया है, जो भी टर्म यूज किया है करंट की, वो डायरेक्ट करंट थी। डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है जिसकी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो, यानी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तो उसको हम कहते हैं ये डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है, ठीक है। जैसे बैटरी है, सेल है, ये सारी चीजें जो है ये डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती हैं। और अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होगा जो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड को ग्रेजुअली चेंज करेगा। अब इसका क्या मतलब, अल्टरनेट का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। तो करंट जो है बेसिकली जब हम करंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो करंट की मैग्नीट्यूड भी देखी जाती है, इसकी डायरेक्शन भी हम सर्किट के अंदर ड्रा करते हैं। तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दे और मैग्नीट्यूड भी ग्रेजुअली चेंज करे, ग्रेजुअली का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप चेंज करे, उसको हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड चेंज इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली सेवरल टाइम्स पर सेकंड। ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे कुछ टाइम के बाद और मैग्नीट्यूड को भी डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, यानी कि चेंज करे सेवरल टाइम्स पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर या कुछ सेकंड जो हमने टाइम पीरियड रखा होगा उसके अंदर वो कितनी देर के साथ चेंज हो सकता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 7-8 के अंदर साइनोसॉइडल वेव्स पढ़ी थी, तो वो साइनोसॉइडल वेव कुछ इस तरह की थी। आगे हम उसका पैटर्न भी ड्रा करेंगे। तो उसके अंदर साइकिल्स बनते हैं, एक पॉजिटिव साइकिल होता है और एक नेगेटिव साइकिल होता है। हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को मिलाया जाए तब जाके हम कहते हैं कि ये एक कंप्लीट लूप बनी है, कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है। यानी हाफ साइकिल पॉजिटिव होगा और हाफ साइकिल नेगेटिव होगा। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और एसी करंट, यानी कि ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सके और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सके। दूसरी डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं, द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप ऑन रिवर्सिंग विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो विद पैसेज ऑफ टाइम अपनी पोलैरिटी को चेंज करे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव की जगह पे चला जाए, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव की जगह पे, तो इस तरह के करंट को भी हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि घरों के अंदर जब लाइट वगैरह चली जाए तो अमूमन ये पाकिस्तान में यूज होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। एसी जनरेटर हम यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, बाकी भी मुख्तलिफ जगह पर यूज होता है। तो वो जो सोर्स होता है उसे हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। इससे हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को प्रोड्यूस करते हैं। चैप्टर नंबर 15 के अंदर
ये बात बताई जाती है कि अल्टरनेटिंग करंट को कैसे जनरेट करते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा व्यू आपको बता देता हूँ, जो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो दोबारा से समझ लें बात को, कि दरमियान में हम लगाते हैं 2 मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो दरमियान में जो मैग्नेट होते हैं उसके दरमियान हम एक कॉइल को प्लेस करते हैं। तो कॉइल जब रोटेट करती है तो कॉइल की रोटेशन के साथ हम उसके साथ जो है वो करंट की वैल्यू को चेक करते हैं, करंट किस किस पॉइंट पे ज़्यादा होता है, किस किस पॉइंट पे कम हो सकता है। जैसे कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखा था कि अगर कॉइल रोटेट करती है पैरेलल डायरेक्शन में आ जाती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और अगर कॉइल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम से कम होगा। इसी तरीके से उस कॉइल्स के साथ हम, या हमारे पास जो जितने भी कॉइल्स होंगी, नंबर ऑफ कॉइल्स अटैच होंगी, उनके साथ अगर हम वायर अटैच कर दें तो हमें आउटपुट पे एक करंट रिसीव होगा जिसे हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब ये करंट जो है ये कॉइल की या लूप की रोटेशन की वजह से आया है, और वो कॉइल किसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रही है और किसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रही है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो चुका है। इंशाल्लाह जब हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट है जी डायरेक्ट करंट क्या है? द करंट विच डू नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को भी चेंज ना करे और मैग्नीट्यूड को भी चेंज ना करे, उसको नाम देते हैं डायरेक्ट करंट। सिंपल इसकी ये डेफिनेशन कर सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम इसको समझ सकते हैं द करंट विच फ्लो कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन। अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फॉरवर्ड में ही मूव करता रहेगा, अगर वो रिवर्स मूव कर रहा है तो रिवर्स में ही मूव करता रहेगा। जैसे कि आपने देखा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि हमने 2 तरह के करंट प्रोड्यूस करवाए थे, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, और हमेशा जब कन्वेंशनल मूव करेगा तो कन्वेंशनल ही कहेगा, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं होगा, ठीक है, यानी कि उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो उस वक्त हम कन्वेंशनल करंट की बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी होगी, सिर्फ डायरेक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डीसी सोर्स इज बैटरी और सेल। तो सेल और बैटरी के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि वैल्यूज लिखी होती हैं 1.5, 3 वोल्ट, जितनी भी वैल्यू लिखी होती है वो उसकी वो बेसिकली एक डीसी सोर्स है, उसकी ईएमएफ की वैल्यू वहां पे राइट की गई होती है। तो ये बात आपने फर्क याद कर लेना है कि ऐसा करंट जो कि मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता हो, मैग्नीट्यूड को रिवर्स भी कर सकता हो, और मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता हो, डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता हो, वो अल्टरनेटिंग करंट जिसे एसी करंट बोलते हैं। और ऐसा करंट जो डायरेक्शन को भी चेंज ना करे, मैग्नीट्यूड को भी चेंज ना करे, वो कहलाता है डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट की भी कुछ टाइप्स होती हैं जो कि आप ये सिलेबस के अंदर शामिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाने के लिए, ताकि ये बाद में हम आगे जाके इस बात को डिस्कस करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें क्या फर्क है, क्योंकि चैप्टर नंबर 18 में हमने रेक्टिफिकेशन पढ़नी है, तो वहां पे भी ये बात आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो कांस्टेंट और डायरेक्ट करंट, 2 तरह के करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट करंट और पल्सेटिंग करंट। दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। कांस्टेंट करंट क्या चीज है? द करंट विच हैव सेम डायरेक्शन एंड डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, द करंट विच हैव सेम डायरेक्शन एंड डज नॉट चेंज, यानी कि कांस्टेंट डीसी या प्योर डीसी कहते हैं, जो बैटरी हमें प्रोवाइड की गई होती है, उसका ना तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, अगर हम उसकी पोलैरिटी को खुद से चेंज ना करें, यानी कि खुद से टर्मिनल को चेंज ना करें, तब तक वो करंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। उसको नाम देते हैं कांस्टेंट या प्योर डीसी। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं करंट विच हैव कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड प्योर डायरेक्ट करंट। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो इसको हम नाम दे देते हैं डायरेक्ट करंट का। तो हमारे पास जो इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो है बैटरी या सेल, यानी कि बैटरी या जो सेल हम यूज करते हैं वो आपके पास डायरेक्ट करंट भी है और कांस्टेंट डायरेक्ट करंट भी है, दोनों हिस्सों में आ जाएगा ये। नंबर 2 है पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। ये एक नई टर्म आ गई जो हमने चैप्टर नंबर 18 के अंदर भी डिस्कस करनी है। पल्सेटिंग इन डायरेक्ट करंट का मतलब ये है कि द करंट विच हैव द सेम डायरेक्शन बट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन तो सेम रहे लेकिन मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज कर सके। द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन गिव
पल्सेटिंग डीसी एज आउटपुट। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस होगा जिसके अंदर हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 18 का पहला आपका टॉपिक होगा, उसके अंदर हम ये बात देखेंगे कि आउटपुट जो आपके पास आ रही है एसी करंट की, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम होगी उसकी, तो फिर हम उसको नाम देंगे पल्सेटिंग डीसी करंट। यानी कि ऐसा करंट जिसकी वैल्यू तो चेंज हो सके, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सके, लेकिन डायरेक्शन चेंज ना हो, उसको नाम देते हैं पल्सेटिंग डीसी करंट। अब ये ग्राफ के जरिए से मैंने इसको समझाने के लिए आपको ये छोटा सा एक बताया है। अब जब भी हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कशन करनी है, तो सबसे अहम चीज होगी वो हमारा ग्राफ होगा। तो ग्राफ के अंदर एक चीज होती है एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, दूसरी चीज होती है वाई एक्सिस पे वर्टिकल प्लेन के ऊपर। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे या तो अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें हम यहाँ पे प्लॉट की हैं वाई एक्सिस की तरफ, और टाइम जो है वो हमारा एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर ये बात कही थी कि ऐसी कोई भी चीज जो कि अपनी वैल्यू को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से अपनी वैल्यू को चेंज करें, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग, ठीक है। अब ये दो चीजें यहाँ पे लाइन बनाई हुई है, यहाँ पे ये आपके पास मेन पोजीशन होगी, यानी यहाँ से हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो लाइन आपके पास आ रही है रेड कलर की, ये रिप्रेजेंट कर रही है प्योर डीसी करंट को या कांस्टेंट डीसी करंट को, और ये जो आपके पास ब्लू कलर की लाइंस आ रही हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं पल्सेटिंग डीसी करंट को। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब मैंने डेफिनेशन के अंदर आपको बताया था कि ऐसा करंट जो कि अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज ना करें और डायरेक्शन को भी चेंज ना करें। अब देखें, मैग्नीट्यूड तब चेंज होगी जब ये वाई एक्सिस पे अपनी वैल्यू को अप डाउन करेगा। अगर ये वैल्यू लाइन नीचे आ जाती है तो इसका मतलब है कि करंट की या वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। अगर ये वैल्यू ऊपर चली जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये लाइन ऊपर चली जाती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू फिर चेंज हो गई है। अब ये वाई एक्सिस के ऊपर लाइन कांस्टेंट है, सिर्फ वैल्यू बढ़ रही है तो एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे टाइम के बढ़ने से करंट की और वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये लाइन वेरी नहीं कर रही। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये प्योर या डायरेक्ट करंट की रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन आपको हमेशा मिलेगी। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर एक लाइन को ड्रा करेंगे, देखिए अगर इसको लाइन को ड्रा मिलाते जाएं हम इसकी पीक वैल्यू को, तो आपके पास एक कांस्टेंट लाइन नजर आएगी, जैसे ये लाइन नजर आ रही है। अब इसके अंदर डायरेक्शन तो सेम है सबकी, साइकिल सबके एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू के अंदर ये सारा काम हो रहा होगा, यानी कि 0 से 5 तक, 0 से 10 तक ये सारी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होंगी। तो अब इसके अंदर डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो गई है, इसलिए हमने इसको कहा है कि ये पल्सेटिंग डीसी है। फिर इस तरह की चीज को खत्म करने के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं जो कि फिल्टर कहलाता है। वो खैर अभी आपका काम नहीं है, जो हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ये बात हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब आपको ये ग्राफ के जरिए से और इन डेफिनेशन के जरिए से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पल्सेटिंग डीसी में प्योर डीसी में क्या फर्क है। सिंपल अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास कोई नेचुरल चीज है, बैटरी हो गई, सेल हो गया, इस तरह का कोई सोर्स आपके पास मौजूद है, तो हम उसको नाम देते हैं प्योर डीसी करंट या कांस्टेंट डीसी करंट। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो अल्टरनेटिंग थी, उसको हमने कन्वर्ट किया है डीसी करंट के अंदर, या एसी को डीसी में जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसको हम नाम दे देंगे पल्सेटिंग डीसी करंट। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसमें आपने कम से कम 4 पॉइंट आपने याद कर लेने हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे, ठीक होगी बात। डायरेक्ट करंट क्या है जी, इन डीसी करंट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये भी मैंने आपको बताया था, या तो कन्वेंशनल की तरफ होगा या इलेक्ट्रिक करंट की तरफ होगा, तो करंट हमेशा एक तरफ को ही फ्लो करेगा। इसी तरीके से अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज है, इन अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिक चार्ज चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली। पीरियडिकली का मतलब है कि एक खास टाइम के अंदर वो पॉजिटिव साइकिल गुजारेगा, एक खास टाइम के अंदर वो नेगेटिव साइकिल गुजारेगा, तो टोटल जो उसका टाइम होगा उसे हम टाइम पीरियड का नाम देंगे। सेम इस तरीके से डायरेक्ट करंट क्या है जी,
डायरेक्ट करंट कैन नॉट ट्रांसफर एट लॉन्गर डिस्टेंस बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज एनर्जी लॉस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि डायरेक्ट करंट जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस पे थ्रो नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो लॉन्गर डिस्टेंस पे थ्रो किया जा सकता है। इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अल्टरनेटिंग करंट को प्रेफर करते हैं बानिस्बत डायरेक्ट करंट को, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगी, आउटपुट पे आपको वैल्यू कम मिलेगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट इज जीरो, क्योंकि डीसी करंट का चेंज फ्रीक्वेंसी का मैंने बताया था कि चेंज जीरो होता है, क्योंकि चेंज नहीं हो रही वैल्यू तो उसका टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। द जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज इन एन अल्टरनेटिंग करंट। तो नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अल्टरनेटिंग सोर्स यूज हम करते हैं ग्रिड स्टेशन के अंदर या घरों में बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो इसकी ये एक डिफरेंस भी आपने याद कर लेना। द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विद द टाइम इज कांस्टेंट। इसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो कांस्टेंट होगी, इसके अंदर वेरिएशन जो है वो वेरी करेगी। द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी इज बैटरी और सेल, द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी इज जनरेटर और मीन्स। ये जो हम ग्रिड स्टेशन का दूसरा नाम हम रखते हैं मीन्स, तो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो उसको मेन का नाम भी दिया जाता है। इसके लिए हम बैटरी यूज करते हैं और इसके लिए हम जनरेटर यूज करते हैं। इन डीसी सर्किट हैव ओनली रेजिस्टेंस, इसके अंदर कम से कम हम एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है, ताकि इसके सर्किट को सिंपल से सिंपल बनाया जा सके और इजीली इसको अंडरस्टैंड करें। ज्यादा भी यूज करते हैं फिर उसको समझने के लिए फिर हम वह किरचॉफ रूल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट हैव रेजिस्टेंस विद कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगी और इसके अंदर कैपेसिटर भी यूज होगा, इंडक्टर भी यूज होगा, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। पावर फैक्टर इज ऑलवेज 1, क्योंकि वो हम पावर फैक्टर का जब फार्मूला ड्राइव करेंगे तो वहां पे कॉस आएगा और कॉस आपको वैल्यू देता होता है हमेशा 1 की, और यहाँ पे पावर फैक्टर जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, 1/2 भी हो सकती है, ठीक होगी बात। और डायरेक्ट करंट के अंदर आपके पास जो वेव होती है वो स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमने ग्राफ के अंदर देखा, तो इसके अंदर जो होती है वो स्क्वायर वेव या फिर हम यूं कह सकते हैं कि साइनोसाइडल वेव भी यहाँ पर बनती हैं। नेक्स्ट है जी, अगर आपने सिंबॉलिकली डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को सेपरेट करना है तो उसमें क्या फर्क आएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे सर्किट बनाते हुए ये गलती कर देते हैं और इसलिए ये बताना आपको लाजमी जरूरी था। तो इसमें क्या फर्क होगा जी, फर्क कोई भी नहीं होगा, सिर्फ एक छोटी सी चीज का फर्क होगा। इसमें यह देखें करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक होगी बात। यहाँ पे आपने लगाया है बैटरी, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होगा। हमने यहाँ पे दो टर्मिनल बनाने, एक प्लस के लिए और दूसरा माइनस के लिए। यहाँ पर आपने ये वाला साइन बना देना है एसी सोर्स के लिए। यहाँ पे करंट जो है वो दोनों तरफ फ्लो कर सकता है, इधर को भी और इधर को भी। तो सिर्फ फर्क क्या होगा कि जब हम डीसी करंट की बात करेंगे तो टर्मिनल लगा देंगे ये वाले प्लस और माइनस, और जब हम एसी करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपने सिंबल यूज करना है जिसको हम नाम देते हैं साइकिल का। ये देखें ये एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट करेगी एसी सोर्स है आपके पास, ठीक है जी। ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं और इस लेक्चर के अंदर हमने अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आपने कोशिश करनी है कि बुक को भी एक मरतबा रीड करना है ताकि ये साथ साथ क्लैरिफिकेशन जो है वो होती रहे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर से आपको बुक के साथ भी यही आपको निशान लगवा दिया जाए ताकि आप जब याद करें तो आपके लिए मुश्किल ना आए। उन देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।